चलिए हम देखते हैं पॉलिटी के एनसीईआरटी क्लास 10 के 7 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है लोकतंत्र के परिणाम। इसके परिचय देखें तो अब जबकि हम लोकतंत्र की अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं, तब विशिष्ट बातों की चर्चा से आगे जाने और कुछ सामान्य किस्म के सवाल पूछने का वक्त आ गया है। और जैसे यही कि लोकतंत्र क्या हो करता है, अथवा यह कि लोकतंत्र से हम अमूमन किन परिणामों को उम्मीद रख करते हैं, और साथ ही यह सवाल भी पूछा जा सकता है कि क्या वास्तविक जीवन में लोकतंत्र इन उम्मीदों को पूरा कर सकता है। लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें, और हम इन्हीं बातों से अध्याय की शुरुआत करेंगे और इसी विषय पर विचार करेंगे कि इसके बारे में कुछ बातों को भी स्पष्ट कर लेंगे कि बाद हम इस बात पर गौर करेंगे कि बाद में कि विभिन्न मामलों में लोकतंत्र के से कैसे परिणाम वांछित है और वास्तविक आधार पर वास्तविक धरातल पर क्या परिणाम आते हैं। और इसके लिए हम लोकतंत्र के विभिन्न पहलुओं मसलन शासन के स्वरूप, आर्थिक कल्याण, समानता, सामाजिक और अंतर और टकराव तथा आखिर में आज़ादी और स्वाभिमान जैसे मामलों पर भी गौर करेंगे। और इस तलाश में हमें सकारात्मक परिणाम मिलेंगे, लेकिन इन परिणामों के साथ कई सवाल और शंकाएं भी लगी हुई है। और ये सवाल और शंकाएं हमें लोकतंत्र के सामने बड़ी चुनौती पर सोचने के लिए उकसाती है, जिस पर हम अगले और अंतिम अध्याय में विचार करेंगे। देखते हैं लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें। तो देखते हैं लोकतंत्र के परिणामों का मूल्यांकन कैसे करें। तो क्या आपको याद है कि मैडम लिंगदोई की कक्षा में छात्रों ने लोकतंत्र के बारे में कैसे बातें की थी, और आपने इस कक्षा 9 की पाठ्य पुस्तक के दूसरे अध्याय में पढ़ा था। इस बातचीत से यह नतीजा निकला था कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। तानाशाही और अन्य व्यवस्थाएं ज़्यादा दोषपूर्ण है, और लोकतंत्र को सबसे बेहतर बनाया गया था क्योंकि यह नागरिकों में समानता को बढ़ावा देता है, व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है, इससे फैसले में बेहतरी आती है और टकरावों को टालने संभालने का तरीका देता है, और इसमें गलतियों को सुधारने की गुंजाइश भी होती है। क्या ये उम्मीदें लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से पूरा होती है? अपने आसपास के लोगों से बात करें तो पाएंगे कि अधिकांश लोग अन्य किसी भी वैकल्पिक शासन व्यवस्था की तुलना में लोकतंत्र की पसंद करते हैं, लेकिन लोकतांत्रिक शासन के कामकाज से संतुष्ट होने वाले की इस संख्या उतनी बड़ी नहीं होती है। सो हम एक दुविधा की स्थिति में आ जाते हैं। सैद्धांतिक रूप में तो लोकतंत्र को अच्छा माना जाता है, पर व्यवहार में इससे इतना अच्छा नहीं माना जाता। इस दुविधा के चलते लोकतंत्र के नतीजों पर ज़्यादा गहराई से विचार करना जरूरी हो जाता है। और क्या हम सिर्फ नैतिक कारणों से ही लोकतंत्र को पसंद करते हैं, या फिर लोकतंत्र के समर्थन के पीछे कुछ युक्तिपरक कारण भी हुए। आज दुनिया के 100 देश किसी न किसी तरह की लोकतांत्रिक व्यवस्था चलाने का दावा करते हैं। इनका औपचारिक संविधान है, इनके यहाँ चुनाव होते हैं और राजनीतिक दल भी है। साथ ही वे अपने नागरिकों को कुछ बुनियादी अधिकारों को गारंटी देते हैं। लोकतंत्र के ये तत्व तो अधिकांश देशों में समान है, पर सामाजिक स्थिति या अपने आर्थिक उपलब्धि और अपनी संस्कृति के मामले में ये देश एक दूसरे से काफ़ी अलग अलग है। स्पष्ट है कि यह इन सब का लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के नतीजे पर भी असर पड़ता है। और एक जगह तो उपलब्धि हो और वह दूसरी जगह भी उसी तरह दिखे, यह जरूरी नहीं है। लेकिन क्या कोई ऐसी बुनियादी चीज़ है जिसकी उम्मीद हम हर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था से कर सकते हैं? कई बार हम लोकतंत्र को हर मर्ज की दावा मान लेते हैं और उससे यह चीज़ की उम्मीद करने लगते हैं कि लोकतंत्र के प्रति अपनी दिलचस्पी और दीवानगी के चलते अक्सर हम यह कह बैठते हैं कि लोकतंत्र सभी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं का समाधान कर सकता है। और जब हमारी कुछ उम्मीदों पूरी नहीं होती है तो हम लोकतंत्र की अवधारणा को ही दोष देने लगते हैं, और हम यह संदेह करने लगते हैं कि क्या हम वास्तव में लोकतांत्रिक व्यवस्था में ही रह रहे हैं। लोकतंत्र के परिणामों के बारे में सावधानीपूर्वक विचार करने की दिशा में पहला कदम यही है कि हम पहले यह माने कि लोकतंत्र शासन का यह स्वरूप भर है, और यह कुछ चीज़ों को हासिल करने की स्थितियाँ तो बना सकता है, पर नागरिकों को ही उन स्थितियों का लाभ लेकर अपने लक्ष्यों को हासिल करना होता है। और इतना ही नहीं, लोकतंत्र का उन अनेक चीज़ों से ज़्यादा सरोकार नहीं होता जिनको हम बहुत मूल्यवान मानते हैं। लोकतंत्र हमारी सभी सामाजिक बुराइयों को मिटा देने वाली जादू की छड़ी नहीं है। तो आइए हम उन कुछ चीज़ों की जांच करें जिसकी उम्मीद हर लोकतांत्रिक व्यवस्था से की जाती है, और साथ ही लोकतंत्र के रिकॉर्ड पर भी नज़र डालते हैं। देखते हैं उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन के बारे में जानते हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें लोकतंत्र को पूरा करना ही चाहिए।
लोकतंत्र में सबसे बड़ी चिंता यह होती है कि लोगों का अपना शासन चुनने का अधिकार और शासकों पर नियंत्रण बरकरार रहे और वक्त जरूरत है और यथासंभव इन चीज़ों के लिए लोगों को निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी करने में सक्षम होने चाहिए ताकि लोगों के प्रति जिम्मेवार सरकार बन सके और सरकार लोगों की ज़रूरतों और उम्मीदों को ध्यान में रखें। और इस सवाल के तफसील में जाने से पहले हमारे सामने एक मामूली सा जान पड़ना सवाल यह भी है कि क्या लोकतांत्रिक सरकार कार्यकुशल होती है, क्या यह प्रभावी होती है। और कुछ लोगों का मानना है कि लोकतंत्र में कम प्रभावी सरकार बनती है। निश्चित रूप से यह सही है कि लोकतांत्रिक सरकारों को विधायिका का सामना नहीं करना होता और उन्हें बहुसंख्यक या अल्पसंख्यक नजरिए का ख्याल नहीं रखना पड़ता और लोकतंत्र में बातचीत और तोलमोल के आधार पर काम चलता है। क्या इससे लोकतांत्रिक सरकारें कम प्रभावशाली हो जाती है? आइए अब फैसलों को मूल्य के हिसाब से तोलने की कोशिश करें और ऐसी सरकार की कल्पना कीजिए जो बहुत तेज फैसले लेती है और लेकिन यह सरकार ऐसे फैसले भी ले सकती है जिसे लोग स्वीकार न करें और तब ऐसे फैसले से परेशानी हो सकती है और इसकी तुलना में लोकतांत्रिक सरकार सारी प्रक्रिया को पूरा करने में ज़्यादा समय ले सकती है और लेकिन इसने पूरी प्रक्रिया को माना है और इसलिए यह बात कि ज़्यादा संभव है कि लोग उसके फैसले को मानेंगे और वे ज़्यादा प्रभावी होंगे। इस प्रकार लोकतंत्र में फैसले लेने में जो वक्त लगता है वह बेकार नहीं लगता। और जब दूसरे पहलू पर नज़र डालें तो लोकतंत्र में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कुछ कायदे कानून के अनुसार होंगे और अगर कोई नागरिक यह जानना चाहे कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं तो वह इसका पता कर सकता है और उसे न सिर्फ जानने का अधिकार है बल्कि उसके पास उसके साधन भी उपलब्ध है। इसे पारदर्शिता कहते हैं और यह चीज़ अक्सर गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होती। इसलिए जब हम लोकतंत्र के परिणामों पर गौर कर रहे हैं तो यह उम्मीद करना उचित है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में ऐसी सरकार का गठन हो जो कायदे कानून का मानेंगी और लोगों के प्रति जवाबदेह होगी। यह उम्मीद भी कर सकते हैं कि लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों को निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी बनाने और खुद को उनके प्रति जवाबदेह बनाने वाली कार्यविधि की भी विकसित कर लेती है। और इसके बाद अगर आप इन नतीजों के आधार पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को तोड़ना चाहते हैं तो आपको इन संस्थाओं और व्यवहारों पर गौर करना होगा। नियमित और निष्पक्ष चुनाव, प्रमुख नीतियों और नए कानूनों पर खुली सार्वजनिक चर्चा और सरकार तथा इसके कामकाज के बारे में जानकारी पाने का नागरिकों का सूचना का अधिकार और इन पैमाने पर लोकतांत्रिक शासन का रिकॉर्ड मिला जुला रहा है। और नियमित और निष्पक्ष चुनाव कराने और खुली सार्वजनिक चर्चा के लिए उपयुक्त स्थितियां बनाने के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था ज़्यादा सफल हुई है। पर ऐसे चुनाव करने में जिसमें सबको अवसर मिले अथवा हर फैसले पर सार्वजनिक बहस कराने के मामले में उनका रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है और नागरिकों के साथ सूचनाओं का साझा करने के मामले में भी उनका रिकॉर्ड खराब रहा है। पर इनकी तुलना जब हम गैर लोकतांत्रिक शासनों से करते हैं तो इन क्षेत्रों को भी उतना उनका प्रदर्शन बेहतर ही ठहराता है। और एक व्यापक धरातल पर लोकतांत्रिक सरकारों से यह उम्मीद करना उचित ही है कि वे लोगों की ज़रूरतों और मांगों का ध्यान रखने वाली हो और कुल मिलाकर भ्रष्टाचार से मुक्त शासन हो और शासन दे। और इन दो मामलों में भी लोकतांत्रिक सरकारों का रिकॉर्ड प्रभावशाली नहीं है। लोकतांत्रिक व्यवस्था अक्सर लोगों की उनकी ज़रूरतों के लिए तरसाती है और आबादी के एक बड़े हिस्से की मांगों की अपेक्षा करती है। भ्रष्टाचार के आम किस्से इस बात की गवाही देते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था इन बुराइयों से मुक्त नहीं है। पर इसके साथ इस पर भी ध्यान दे कि गैर लोकतांत्रिक सरकार कम भ्रष्ट है पर लोगों की ज़रूरतों के प्रति संवेदनशील है, यह कहने का कोई आधार नहीं है। बहरहाल एक मामले में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था निश्चित रूप से अन्य शासनों से बेहतर है। यह वैध शासन व्यवस्था है और यह सुस्त हो सकती है, कम कार्य कुशल हो सकती है और इसमें भ्रष्टाचार हो सकता है या लोगों की ज़रूरतों की कुछ हद तक अनदेखी कर सकती है।
लेकिन लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है और इसी कारण पूरी दुनिया में लोकतंत्र के विचार के प्रति जबरदस्त समर्थन का भाव है। साथ दिए गए दक्षिण एशिया के परमाणु से जाहिर है कि यह समर्थन लोकतांत्रिक शासन वाले मुल्कों में तो है ही और उन देशों में ही जहां लोकतांत्रिक सरकारें नहीं है, लोग अपने द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का शासन चाहते हैं। वह यह भी मानते हैं कि लोकतंत्र उनके देश के लिए उपयुक्त है और अपने लिए समर्थन पैदा करने की लोकतंत्र की क्षमता भी लोकतंत्र का एक परिमाण नहीं है और उनकी अनदेखी नहीं की जा सकती। देखते हैं आर्थिक समृद्धि और विकास के बारे में देखें तो अगर लोकतांत्रिक शासन में अच्छी तरह की उम्मीद की जाती है तो उससे विकास की उम्मीद करना क्या उचित नहीं है। अगर हम 1950 से वर्ष 2000 के बीच सभी लोकतांत्रिक शासनों और तानाशाही के कामकाज की तुलना करें तो पाएंगे कि आर्थिक समृद्धि के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है। उच्चतर आर्थिक समृद्धि हासिल करने में लोकतांत्रिक शासन की यह अक्षमता हमारे लिए चिंता का कारण है, पर अकेले इसी कारण से लोकतंत्र को खारिज तो नहीं किया जा सकता। जैसे कि आपने अर्थशास्त्र में पढ़ा है, आर्थिक विकास से कई कारकों वो मसलों, देश की जनसंख्या के आकार, वैश्विक स्थिति, अन्य देशों से सहयोग और देश द्वारा तय की गई आर्थिक प्राथमिकता पर भी निर्भर करता है। तानाशाही वाले कम विकसित देशों और लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले कम विकसित देशों के बीच का अंतर नगण्य सा है, पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि इन मामलों में लोकतांत्रिक व्यवस्था तानाशाही से नहीं पिछड़े और तानाशाही और लोकतांत्रिक शासन वाले देशों के आर्थिक विकास दर में अंतर भले ही ज़्यादा हो, लेकिन इसके बावजूद लोकतांत्रिक व्यवस्था का चुनाव ही बेहतर है क्योंकि इसके अन्य अनेक सकारात्मक फायदे हैं। यह साइड मुझे इस तथा इससे आगे के 3 पन्नों पर दिए गए कार्टून धनी और गरीब लोगों के बीच के अंतर दिखाए गए हैं। यहाँ आर्थिक समृद्धि का लाभ सबको बराबर हुआ है। राष्ट्र के धन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गरीब किस तरह आवाज़ उठा सकते हैं और विश्व के धन में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए गरीब देश क्या कर सकते हैं। सकारात्मक विचार है। उसके बाद देखें लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में देखें। लोकतंत्र के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क बड़े भावपूर्ण होते हैं और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि लोकतंत्र का रिश्ता हमारे गहरे मूल्य से है और इन तर्कों के इर्द गिर्द होने वाली बहसों को साधारण तरीके से नहीं निपटाया जा सकता। फिर भी तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर लोकतंत्र के बारे में थोड़ी बहस चलने में हर्ज नहीं है और लोकतंत्र की आर्थिक उपलब्धियों के बारे में भी ऐसी बहस की जा सकती है। वर्षों से लोकतंत्र के अकेले अध्येताओं ने सावधानीपूर्वक ऐसे प्रमाण इकट्ठा किए हैं जो बताते हैं कि लोकतंत्र का आर्थिक विकास और आर्थिक असमानताओं से कैसे रिश्ता है और यहाँ दिए गए चार्ट और नक्शों के कुछ प्रमाण दिए गए हैं। जैसे चार्ट 1 में बताया गया है कि आर्थिक विकास के मामले में तानाशाहियों का रिकॉर्ड थोड़ा बेहतर है, लेकिन जब हम सिर्फ गरीब मुल्कों के रिकॉर्ड के ही तुलना करते हैं तो अंतर लगभग समाप्त हो जाता है। चार्ट 2 में बताया गया है कि लोकतांत्रिक शासन के अंदर भी सारी आर्थिक असमानताएं हो सकते हैं। दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील जैसे देशों में भी 20% लोगों का ही कुछ राष्ट्रीय आय के 60% हिस्सों पर कब्जा है, जबकि सबसे नीचे के 20% लोग राष्ट्रीय आय के मात्र 3% हिस्से पर जीवन बसर करते हैं और डेनमार्क और हंगरी जैसे मुल्क इस मामले में कहीं ज़्यादा बेहतर कहे जाएंगे। और आप कार्टून में देख सकते हैं कि गरीब वर्ग के आगे सदा अवसरों की असमानता बरकरार रहती है। यहाँ पे उसके बाद देखें असमानता और गरीबी में कमी देखें तो आर्थिक समृद्धि के बाद तो खैर ही है, लेकिन तो लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में यह उम्मीद रखना कहीं ज़्यादा तर्क संगत है कि वे आर्थिक असमानताओं को कम करेगी। जब देश में आर्थिक विकास तेज हो तब भी क्या आमदनी का वितरण इस तरह हो पाता है या कि सभी को उसका बराबर लाभ मिले और सभी लोग बेहतर जीवन गुजार सके। और क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था में आर्थिक समृद्धि और लोगों के बीच आर्थिक असमानताओं का बढ़ना साथ साथ होता है और क्या लोकतंत्र आने से अवसरों और वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण हो पाता है।
लोकतांत्रिक व्यवस्था राजनीतिक समानता पर आधारित होती है। प्रतिनिधियों के चुनाव में हर व्यक्ति का वजन बराबर होता है। व्यक्तियों को राजनीतिक क्षेत्र में परस्पर बराबरी का दर्जा तो मिल जाता है, लेकिन इसके साथ साथ हम आर्थिक असमानताओं को भी बढ़ता हुआ पाते हैं। मुट्ठी भर धन कुबेर आय और संपत्ति में अपने अनुपात से बहुत ज़्यादा हिस्सा पाते हैं। इतना ही नहीं, देश की कुल आय में उनका हिस्सा भी बढ़ता गया है और समाज के सबसे निचले हिस्से के लोगों को जीवन बसर करने के लिए काफ़ी कम साधन मिलते हैं। उनकी आमदनी गिरती गई है और कई बार उन्हें भोजन, कपड़ा, मकान, शिक्षा और इलाज जैसे बुनियादी ज़रूरतें पूरी करने में मुश्किल आती है। वास्तविक जीवन में लोकतांत्रिक व्यवस्था आर्थिक असमानताओं को कम करने में ज़्यादा सफल नहीं हो पाई है। अर्थशास्त्र की कक्षा 9 में आप पढ़ेंगे कि इन भारत की गरीबी के बारे में पढ़ेंगे और हमारे मतदाताओं में गरीबी की संख्या काफ़ी बड़ी है और इसलिए कोई भी पार्टी उनके मतों के साथ धोना नहीं चाहती। और फिर भी लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित सरकारें गरीबी के सवाल पर उतना ध्यान देने की तत्पर नहीं जान पड़ती और जितने की आप उनमें उम्मीद करते हैं। कुछ अन्य देशों में हालत इससे भी ज़्यादा खराब है। बांग्लादेश में आधी से ज़्यादा आबादी गरीबी में जीवन गुजारती है और अनेक गरीबी देशों के लोग अपनी खास आपूर्ति के लिए भी अब अमीर देशों पर निर्भर है। अभी तो तख्ता पलट हुआ है। और उसके बाद सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य देखें। क्या लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था शांति और सद्भाव का जीवन जीने में नागरिकों के लिए मददगार साबित होती है? लोकतांत्रिक व्यवस्था से यह उम्मीद करना उचित है कि वह सद्भावनापूर्वक सामाजिक जीवन उपलब्ध कराएगी। और हमने इससे पहले के अध्याय में पाया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती है। हमने पहले अध्याय में देखा कि किस तरह बेल्जियम में अपने यहाँ के विभिन्न जातीय समूहों की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित किया और लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदर की प्रतिद्वंद्विता को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती है। इससे इन टकरावों के विस्फोट या हिंसक रूप लेने का अंदेशा कम हो जाता है और कोई भी समाज अपने विभिन्न समूहों के बीच टकरावों को पूरी तरह से अस्थायी रूप से नहीं खत्म कर सकती, पर हम इन अंतरों और विभेदों का आदर करना सीख सकते हैं और इसके बीच बातचीत से सामंजस्य बैठाने का तरीका विकसित कर सकते हैं और इस काम के लिए लोकतंत्र सबसे अच्छा है। गैर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं आमतौर पर अपने अंदरूनी सामाजिक मतभेदों से आंखें फेर लेती है या उन्हें दबाने की कोशिश करती है और इस प्रकार सामाजिक अंतर, विभाजन और टकराव को संभालना निश्चित रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के एक बड़ा गुण है। पर श्रीलंका का उदाहरण हमें इस बात की भी याद दिलाती है कि इस परिणामों को हासिल करने के लिए लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को स्वयं ही 2 शर्तों को पूरा करना होता है। पहला है कि यह गौर करना जरूरी है कि लोकतंत्र का सीधे सीधे अर्थ बहुमत की राय से शासन करना नहीं है और बहुमत को सदा ही अल्पमत का ध्यान रखना होता है। उसके साथ काम करने की जरूरत होती है, तभी सरकार जन सामान्य को इच्छा का प्रतिनिधित्व कर पाती है। बहुत और अल्पमत की राय कोई अस्थायी चीज नहीं होती है। दूसरा है कि यह भी समझना जरूरी है कि बहुमत के शासन का अर्थ धर्म, नस्ल अथवा भाषाई आधार के बहुसंख्यक समूह का शासन नहीं होता है। बहुमत के शासन का मतलब होता है कि हर फैसले का चुनाव में अलग अलग लोगों और समूह बहुमत का निर्माण कर सके और या बहुमत में हो सके। और लोकतंत्र तभी तक लोकतंत्र रहता है जब तक प्रत्येक नागरिक को किसी न किसी अवसर पर बहुमत का हिस्सा बनने का मौका मिलता रहे। और अगर किसी को जन्म के आधार पर बहुसंख्यक समुदाय का हिस्सा बनने से रोका जाता है, तब लोकतांत्रिक शासन उस व्यक्ति या समूह के लिए समावेशी नहीं रह जाता है। उसके बाद ये है तस्वीर सामाजिक विभाजन पर लोकतांत्रिक राजनीति के 2 तरह के प्रभावों को इन 2 तस्वीरों का माध्यम से दिखाया गया है और प्रत्येक तस्वीर का उदाहरण देते हुए लोकतांत्रिक राजनीति में दोनों स्थितियों के नतीजों के बारे में एक अनुच्छेद आप लिख सकते हैं। उसके बाद नागरिकों की गरिमा और आज़ादी के बारे में देखें। व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी के मामले में लोकतांत्रिक व्यवस्था किसी भी अन्य शासन प्रणाली से काफ़ी आगे है और प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ के लोगों से सम्मान पाना चाहता है। अक्सर टकराव तभी पैदा होती है जब कुछ लोगों को लगता है कि उनके साथ सम्मान का व्यवहार नहीं किया गया है। गरिमा और आज़ादी की चाह ही लोकतंत्र का आधार है। दुनिया भर की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं इस चीज़ को मानती है। कम से कम सिद्धांत के तौर पर तो जरूर। अलग अलग लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इन बातों पर अलग अलग स्तर का आचरण होता है। लोकतांत्रिक सरकारें सदा नागरिकों के अधिकारों का सम्मान नहीं करती। फिर जो समाज लंबे समय तक गुलामी में रहे
रहे हैं उनके लिए यह एहसास करना आसान नहीं है कि सभी व्यक्ति बराबर हैं और यहाँ स्त्रियों की गरिमा का भी उदाहरण ले। और दुनिया के अधिकांश समाज पुरुष प्रधान समाज रहे हैं और महिलाओं के लंबे संघर्ष के बाद अब जाकर यह माना जाने लगा है कि महिलाओं के साथ गरिमा और समानता के व्यवहार लोकतंत्र की जरूरत शर्त है। और आज अगर कहीं यह हालत है तो उसका यह मतलब नहीं है कि औरतों के साथ सदा से सम्मान का व्यवहार हुआ है। बहरहाल एक बार जब सिद्धांत रूप में इस बात को स्वीकार कर लिया गया है तो तब औरतों के लिए वैधानिक और नैतिक रूप से अपने प्रति गलत मान्यताओं और व्यवहारों के खिलाफ संघर्ष करना आसान हो गया है। और लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह बात संभव न थी क्योंकि वहाँ व्यक्तिगत आज़ादी और गरिमा न तो वैधानिक रूप से मान्य है और न नैतिक रूप से। यही बात जातिगत असमानताएं पर भी लागू होती है। भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने कमजोर और भेदभाव का शिकार हुई जातियों के लोगों के समान दर्ज और समान अवसर के दावे को बल दिया है। और आज भी जातिगत भेदभाव और दमन के उदाहरण देखने को मिलते हैं, पर इनके पक्ष में कानूनी या नैतिक बल नहीं होते। संभवतः इसी एहसास के चलते आम लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के प्रति ज्यादा चौकस हुए हैं। लोकतंत्र से लगाई गई उम्मीदों को किसी लोकतांत्रिक देश के मूल्यांकन का आधार भी बनाया जा सकता है। और लोकतंत्र की एक खासियत है कि इसकी जांच परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती और वह एक जांच पर नुखारा उतरे तो अगली जांच पर आ जाती है। और लोगों को जब लोकतंत्र में थोड़ा लाभ मिल जाता है तो वे और लाभों की मांग करने लगते हैं और लोकतंत्र से और अच्छा काम चाहते हैं। यही कारण है कि जब हम उनसे लोकतंत्र के कामकाज के बारे में पूछते हैं तो वे हमेशा लोकतंत्र से जुड़ी अपनी अन्य अपेक्षाओं की पुलिंदा खोल देते हैं और शिकायतों का अंबार लगा देते हैं। शिकायतों का बने रहना भी लोकतंत्र की सफलता की गवाही देता है। इससे पता चलता है कि लोग सचेत हो गए हैं और वे सत्ता में बैठे लोगों के कामकाज का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने लगे हैं। और लोकतंत्र के कामकाज से लोगों का असंतोष जताना लोकतंत्र की सफलता को भी बताता है और साथ ही यह भी लोगों का प्रजा से नागरिक बनने की गवाही भी देता है। आज अधिकांश लोग मानते हैं कि सरकार की चाल ढाल पर उनके वोट से असर पड़ता है और यह उनके अपने हित को भी प्रभावित करता है। ये जो तस्वीर दी गई है ऊपर दिए गए यहाँ कार्टून या ग्राफ को देखिए, दोनों में इस हिस्सों में उठाए गए मुद्दों नागरिकों और गरिमा और आज़ादी को दर्शाया गया है। कार्टून का ग्राफ से जुड़ने वाले पंक्तियों को रेखांकित करें। और क्या आप बता सकते हैं कि रोजा पार्क्स कौन थी और वहाँ यहाँ किस घटना का जिक्र किया गया है?